नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप सबके साथ देखने जा रहा हूं, जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है सऊदी यूएई वॉन्ट पाकिस्तान फॉरगेट कश्मीर। भारत के पीएम मोदी से सीखो। मतलब कि सऊदी और यूएई चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का मुद्दा भूल जाए या कश्मीर को ही भूल जाए। चलिए अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। करते हैं आप? मैं अभी डाटा साइंटिस्ट हूँ मैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस टाइम यूएई की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान को कश्मीर का मैटर साइड पे रख के इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी जिस तरीके से स्टेटमेंट्स प्रो इंडियन पास कर रही हैं, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? देखें, कश्मीर का मसला हमारे से हाथों से निकला हुआ है पहले से ही ये, लेकिन पॉलिटिकल एक अपनी बनाने के लिए अपनी एजेंसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है वहाँ, तो उसका जोश मतलब कि उभारने के लिए तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पास करता है कश्मीर हमारा है। और हम इसके जैसे मौलाना फजल रहमान बात करते हैं अपनी खुद से ही, जिसका कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, और वो मतलब दोगलापन दिखाते हैं और फिर बातें ऐसी करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये बेसिकली कश्मीर हमारे हाथों से पहले से ही निकला हुआ है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान अपने आप को संभाल नहीं रहा, और जब कश्मीर को अगर फ़र्ज़ किया उसको कोई मसला नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं बीच में। वो तो एक बात ये है कि पाकिस्तान साथ उसको लेकर डूबेगा अगर पाकिस्तान के साथ आ जाता है कश्मीर, तो मतलब कि कश्मीरियों का तो आप नुकसान कर रहे हैं इससे। कि पाकिस्तान में वो करके हाँ, ये कह रहा हूँ अगर उनको कोई मसला अब नहीं है और हमारे हालात भी ऐसे नहीं है कि हम मतलब कि उनको सपोर्ट कर सकें, तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत हमसे कितना आगे निकल गया? वो अब आप देख लें ना, उनकी इकॉनमी 500 प्लस बिलियन डॉलर्स उनकी इकॉनमी है, तो हमारे वो 3 अरब भी नहीं है हमारे पास, 3 अरब डॉलर। कहा यह जाता है कि वो 3 अरब भी हमने कुछ सऊदीया से पकड़े हुए हैं। नहीं, इकॉनमी 500 बिलियन डॉलर्स की नहीं है, वो फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे हैं। तो शायद इन्होंने भी करेक्ट नहीं किया उन्हें। फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। तो वो 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। और आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 3.5 बिलियन, 3.5 या 3.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, मतलब बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। तो खैर इकॉनमी की तो तुलना हो ही नहीं सकती ना यार। कहाँ एक 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी और कहाँ आप 300 बिलियन डॉलर की इकॉनमी। मतलब 3,500 बिलियन की इकॉनमी और 300 बिलियन की इकॉनमी, तो फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। कुछ फ्रांस ने दिए हुए हैं और कुछ हमने चाइना से लिए हुए हैं। मुझे तो ये भी नहीं लगता इनके पास वो हैं भी। अच्छा। चलें हों भी तो ये तो हमारे खाने के लिए थोड़ी हैं, ये तो पॉलिटिशियंस के लिए हैं। हमारे लिए होते तो फिर तो चलो, फिर आप भी कहते 3 अरब भी बहुत है। कल पेट्रोल की आपने प्राइसेस सुनी होंगी, 250 रुपये लीटर हो गया है। भारत में 96 रुपये लीटर है। आटा यहाँ पे 180 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पर 30 रुपये किलो है। क्या 1947 में कायद ने इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था? देखें, आवाम के सामने कोई फैक्ट नहीं लाया जाता। ये पार्टीज़ आपस में ही मतलब एक प्लान करके तो आवाम को वो चीज़ें दिखा देती हैं जिसका कोई मतलब कि ना सर है, जैसे मैंने पहली बात की, अगर ना पैर है। अब पीछे अब ये कहेंगे कि रशिया से क्यों नहीं तेल लिया, तो इसके पीछे मकासद कुछ और होंगे, बता हमें कुछ और रहे होंगे। तो फ़र्ज़ किया अब इमरान खान भी, अब मैं क्या कहूँ उसको, वो भी दोगलापनी एक तरह से करता है। उसकी भी काफ़ी स्टेटमेंट्स इलेक्शन से पहले ये थी कि मैं इतनी नौकरियां दे दूंगा। शायद उसने दी होंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं दी होंगी, ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं सारे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ हूँ कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो वो पूरे अपने टेन्योर में नहीं कर सकते। और फिर जब वो सीट से हट जाते हैं तो फिर अलग अलग स्टेटमेंट्स कुछ कुछ अरसे बाद चेंज कर लेते हैं अपनी। अब जैसे इमरान खान ने फ़र्ज़ किया, जैसे कहा था कि फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ थी जिसकी वजह से मैं निकल गया। अब वो आजकल किसी और बंदे के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है कि ये बंदा ख़राब था, इसने मेरे ऊपर हमला करवाया। मुझे ये बताएं, जो 1947 में कायद का पाकिस्तान है था, वो 2022 के अंदर, 2023 के अंदर आपको कहाँ नज़र आता है? अंधेरों में ही डूबे हैं फ़िलहाल।
लेकिन इसका- अभी क्रिकेट का मैच हो जाए तो हम कहते हैं भारत को ये काट देंगे, वो कर देंगे। आपको नहीं लगता जितना इकोनॉमिक टर्म के अंदर भारत ने हमें मतलब जो हालात हमारे पैदा हो गए हैं, तो भारत तो अब कहाँ का कहाँ चला गया? उसके अंदर मैं बेसिकली कसूरवार जो है ना, वो मैं आवाम को भी इसके अंदर ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी पोस्ट पे फ़र्ज़ किया आप बैठे हुए हैं, मैं अब एग्जांपल दे देता हूँ इजी, कि आप किसी सरकारी पोस्ट पे अगर आप बैठे हैं, आप रिश्वत के बगैर आप काम नहीं करेंगे। जब वो आप रिश्वत ले रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी ने फ़र्ज़ किया कोई रेडी वाला खड़ा हुआ है, तो उसका जहाँ मतलब मौका मिलता है वो शायद लगा ले, अगर वो ऑनेस्ट बंदा ना हो। तो जैसे हम ये छोटे छोटे काम करेंगे, तो फिर जब हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, फ़र्ज़ किया वज़ीर आज़म बनने की, तो वो क्या करेगा फिर? ठीक है। वो लूटेगा ही ना, जहाँ उसका मतलब कि वो क्या कहते हैं, मौका मिलेगा उसको। अगर हम यूएई को ये कह देंगे नहीं हमें तो कश्मीर ही चाहिए और हम कश्मीर लेंगे, हमें नहीं ट्रेड करनी भारत के साथ, किस तरह से लेंगे कश्मीर? कश्मीर तो अब इसके अंदर इकॉनमी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं, अगर आपने फ़र्ज़ किया अगर आप जंग छेड़ देते हैं तो आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे? 75 साल में अब तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? हमने तो कुछ भी नहीं किया जितना मुझे लगता है। हम आपस में, इंडिया और पाकिस्तान आपस में, वो पहले तो वॉर खेलते रहे थे आपस में। फिर बाद में आ गई पॉलिटिक्स मतलब इतनी गंदी हो गई हमारी, ठीक है। तो फिर हम आपस में उलझे रहे हैं, तो वो अपना काम करते रहे हैं। और कश्मीर पता नहीं किधर, मैंने तो आज तक मतलब 3-4 साल हो गए हैं, मैंने कश्मीर का मतलब इतना कोई ना पॉजिटिव बयान मैंने आज तक सुना ही नहीं है। अभी पिछले दिनों इधर गिलगित के कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ पे भी एहतजाज वगैरह चल रहा है। वो लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की इस टाइम करंट जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उनके साथ खुश नहीं हैं। इसी तरह सिंध में भी जो है वो नारे उठ रहे हैं पाकिस्तान अगेंस्ट के ऊपर। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो है वो पाकिस्तान से बेजार हो रहे हैं और पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर लेने के चक्कर में? देखें, जो कश्मीर लेने के चक्कर में है ना, वो बेसिकली एक आप ये कह लें कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही होगी। क्योंकि आजकल कश्मीर के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जितना मुझे लगता है। वो अपने आप को इस मुल्क से दूर ले जाने की बातें कर रहा है, मतलब कि बस निकल जाए इस मुल्क से, भी यहाँ पर नहीं रहने हो रहा हमसे। करंट टाइम में अगर आप भारत के अंदर होते आपको लगता है आपका लाइफस्टाइल यहाँ से बेहतर होता? आई थिंक लाइफस्टाइल मेरा बेहतर होता, क्योंकि उधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राइट। इधर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना होने के बराबर ही समझ लें। फ़र्ज़ किया जौन सी मेरी फ़र्ज़ किया मैं किसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो उसमें बिल्कुल जॉब्स ज़ीरो के बराबर हैं फ्रेशर्स के लिए। मतलब जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे अपना टैलेंट सामने ज़ाहिर करने का, तो वो मतलब कि बैठे रहेंगे फिर फ्री हो गए गाड़ी। हालात अच्छा देखिए, इन्होंने एक बात कही कि जी मैं अगर इंडिया में होता तो शायद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। तो कहीं ना कहीं देखिए, कुछ लोग जो हैं जो सच्चाई जानते हैं, वो जानते हैं कि मुसलमानों के लिए भी यहाँ पर उतना ही हक है जितना हिंदुओं के लिए है, सिखों के लिए है, ईसाइयों के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को बेसिक राइट्स जो हैं वो बराबर देता है, किसी में भेदभाव नहीं करता कि आप ये बन सकते हैं और आप ये नहीं बन सकते हैं। आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं तो ये बन पाएंगे, आप मुस्लिम हैं तो नहीं बन पाएंगे। जबकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भेदभाव लिखा गया है, इंसानी हाथों द्वारा लिखा गया है कि जी आप पीएम तभी बन सकते हैं जब आप मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम्स तो पीएम बनने की सोचो भी मत। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया इन्होंने। तो जो पावर एलीट है पाकिस्तान की, वो पावर हमेशा अपने पास रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने किसी और को मौका ही नहीं दिया। नॉन मुस्लिम सोच भी नहीं सकता कि वो आर्मी के चीफ्स बन जाए या नेवी के चीफ बन जाए या एयरफोर्स का चीफ बन जाए या पुलिस चीफ बन जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्या कहें वो जो चुनाव आयुक्त है वो बन जाए। मतलब जो टॉप मोस्ट पावरफुल पोजीशंस होती हैं उन पर नॉन मुस्लिम्स नहीं बैठ सकते। इंडिया में ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे राइट्स में हमने भेदभाव किया ही नहीं। खैर, हालात कुछ इसी तरह के रहते हैं, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या देख रहे हो पाकिस्तान का? अल्लाह ताला अगर कोई गैबी मदद फरमा दे पाकिस्तान की। हमारे वज़ीर ख़जाना भी यही कहते हैं कि बस अब अल्लाह ताला ही मदद करे, वरना हमारे तो बस में नहीं रहा। नहीं, वो यही कहते हैं ना कि हमने अपनी जेबें भर ली हैं, अच्छा। तो अब अल्लाह ही कोई इनके पाकिस्तानियों के लिए मदद कर दे, तो मतलब इसी तरह ही है ना, पीछे लाइन एक छोड़ गए भी, हमने जेबें अपनी भर ली, तो अब पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान को अल्लाह ही देखेगा फिर। आपको लगता है यही हालात रहे तो कोई और कंट्री पाकिस्तान की हमायत में खड़ा होगा? मुश्किल ही लग रहा है। अगर खड़ा भी हो गया तो उनका मतलब कि अपना ही बीच में कोई फ़ायदा देख रहे हो। चाइना ही खड़ा हो जाता है तो वो मतलब कि
किसी डेट में ले लेगा पाकिस्तान को। लेकिन चाइना भी अब तो बेजार है, जब पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है तो चाइना नाराज़ हो जाता है, और पाकिस्तान चाइना के पास है तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है। ये पाकिस्तान हर एक को मनाने में क्यों लगा हुआ है? देखें, पहली बात ये है कि अमेरिका और ना चाइना, इन दोनों के साथ हमें रखनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, हो सकता है ट्रेड तक हम कर लें, लेकिन इनके हाथों में कंट्रोल देना बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि कंट्रोल तो दे दिया है? कंट्रोल दे दिया ना, वो कहने का मकसद ये था कि अगर इनको देना ही नहीं चाहिए था जो भी था। इनके अलावा मतलब कि इंडिया को भी फ़र्ज़ किया दे देते ना, तो वो भी मतलब कि अपना प्रॉफिट देख ही चलते। अच्छा, मतलब इनकी निस्बत इंडिया को दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। नहीं, वो मैं एक डॉक्यूमेंटेशंस मैंने देखी थी चाइना के बारे में कि वो उधर के मुसलमानों को ग़ुलाम बनाया हुआ है, वो कैद करके रखा हुआ है। मतलब एक उनकी कोई अपनी जिसको कह लें कि एक अलग एक कल्चर था मुसलमानों का अपना उधर जुगार के जो उनसे। हाँ जी, तो उनको अब किया हुआ है जो भी उनके साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो इधर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो हमारा इधर के मुसलमान तो कहते हैं चाइना हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और पहाड़ों से बुलंद दोस्त है। देखें, पहले मुझे भी यही लगता था। ये अगर मैं कह दूं कि 5 साल पहले तक या 3 साल पहले तक कह लें कि मुझे भी यही लगता था पाकिस्तान और चाइना दोस्त हैं। ठीक है। लेकिन जब आप फैक्ट्स देखते हैं ना, आप हिस्ट्री थोड़ी सी रीड करते हैं, तो आपको फिर इसके बरक्स ही चीज़ें नज़र आती हैं। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? देखें, ऑनेस्टी, और ये अगर जहाँ पे भी आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं या जहाँ पे भी आपका जो सा ऑनेस्टी, अगर आप अपनी पूरी तरह अपनी ज़िम्मेदारी नहीं अगर आपने बाप आ रहे, जहाँ पे भी आपका मतलब कि मौका मिलता है आप दूसरे को लूट लेते हैं, अपने मुसलमान भाई को ही, तो मतलब कि अगर वो आप ऐसी चीज़ें छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ही मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। हम फिर खुद ही सोचने लग जाते हैं, हम ज़हनी गुलाम, जैसे इमरान खान कहता है कि हम नहीं रहते। आपको लगता है मुसलमान को काट रहा है इस टाइम में? जाहिर सी बात है, आप यहाँ भी कहीं देख लें, आपको लग जाएगा कहीं पे आपके साथ भी हैंड हो जाएगा इधर कहीं। अब ट्राई तो करें ना आप। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया और मुसलमानों के झंडा बरदार बनते हैं, लेकिन इनके ही देश में जो पूर्णतः 98% इस्लामिक कंट्री है, उनके देश में मुसलमान जो है वो सेफ़ नहीं है। अब आप देखिए कि पेशावर में मस्जिद में जो धमाका हुआ, करीब करीब 100 लोगों की जान उसमें चली गई, और वो शिया मस्जिद था। मैं आपको बता दूं, वो शिया मस्जिद थी जो पुलिस लाइंस पेशावर में धमाका हुआ है, टीटीपी वालों ने किया है। इसके पीछे भी हालांकि इंडिया को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। आप अब जब अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी नंबर 1 एजेंसी की नाकामी छुपाने के लिए आप किसी और पर करते रहिए। लेकिन लोग तो अब समझ गए ना कि भाई नंबर 1 एजेंसी जो है वो बस नंबर 1 ही है कहने के लिए, कागजों पर, बाकी कुछ उससे होता जाता है नहीं, होता जाता है नहीं। तो टीटीपी ने धमाका किया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, शिया मुसलमानों की जान चली गई, और अब ये कहते हैं कि जी हम ऐसा है। वैसे इन भाई साहब ने जो बात कही वो बड़ी खरी खरी, बड़ी लॉजिकल और बड़ी सच्ची बात कही। अब वो पता नहीं है कि हालात देखकर इनके अंदर की सच्चाई जाग गई है या वैसे ही ये सच्चा इंसान है। मतलब मैं वो नहीं कर रहा, मैं इनकी तारीफ ही कर रहा हूँ कि भाई इन्होंने जो बातें कही हैं बड़ी फैक्चुअल बातें कही हैं। और चाइना के बारे में जो बात कही कि जी दोस्ती और ये उससे बेहतर होता भारत से दोस्ती, ये बात सही है कि अगर आपने भारत से बेहतर रिश्ते बनाए होते 75 ईयर्स में, तो आज भारत आपकी मदद कर रहा होता। या हो सकता है कि अगर आपने रिश्ते अच्छे बनाए होते, जंग ना की होती, ठीक से रहते, प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ ना चढ़ी होती, तो शायद आज आप भी प्रोस्पेरस होते भारत के साथ चलते चलते। लेकिन आपने जो राह चुनी वो तो हमसे नफरत वाली राह चुनी, हमसे दुश्मनी वाली राह चुनी। तो भाई आप हमसे नफरत करोगे, दुश्मनी करोगे और बेवजह की करोगे, जबकि आप कहते हो जी मुसलमान मुसलमान, आपके यहाँ हजारों मुसलमान कत्ल कर दिए जाते हैं सालों में। हमारे यहाँ मुसलमानों को देखिए, आपसे 7 टाइम्स नहीं 25, हाँ करीब करीब 5 गुना बड़े जो हैं वो हमारी आबादी है, 5 गुना बड़ी है करीब करीब। उसके बाद भी छोटे मोटे झगड़े होंगे। जब आपके यहाँ इतने फसाद हो रहे हैं 25 करोड़ की जनता में, हमारे यहाँ 125 करोड़ की जनता में, बताइए उतने तो फसाद हमारे यहाँ भी नहीं हो रहे, और आप कहते हो कि जी जुल्म होता है। जुल्म होता तो इतने साल कोई जुल्म सहता नहीं, और जुल्म होता तो कोई इतना आगे डेवलप नहीं होता। जुल्म होता तो लोगों को राइट्स बराबर के नहीं मिलते आपकी तरह। हमारे यहाँ राइट्स बराबर के हैं। मैं हमेशा इस बात को जोर देता हूं, हमेशा ये बात रिपीट करता हूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बराबर के राइट्स, जो बेसिक राइट्स हैं वो बराबर के राइट्स हैं।
वो आपके यहाँ नहीं है। आपने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आपने भेदभाव कर दिया कि तुम हिंदू हो तो ये नहीं बन सकते, तुम ईसाई हो तो ये नहीं बन सकते, तुम सिख हो तो ये नहीं बन सकते, तुम अहमदिया हो तो ये नहीं बन सकते, ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व है जी। तो आपने तो भेदभाव वहीं कर दिया। तो जब अब आप अपने ही मुल्क के दो अलग अलग धर्म के लोगों को एक जैसा नहीं समझते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? एक तरफ आप कहते हो कि जो सारी दुनिया उसने बनाई है, सब उसके बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो भाई बंदे हैं तो उनको हक दो, बराबरी क्या समझो। लेकिन नहीं, वहां पर तो आप अल्लाह की बात नहीं मानोगे, क्योंकि वहां पर अपना नुकसान हो रहा है जी। सारी पावर, सारे पैसे, सारी मलाई मेरे पास रहनी चाहिए, सारी मलाई मैं ही खाऊंगा। तुम लोग क्यों खाओगे भाई? तुम अहमदिया हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम शिया हो, है ना? तो यही सब बातें हैं। और रही बात, देखिए कश्मीर के मुद्दे पर जिस पर ये वीडियो था, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के बारे में जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा पिछले 75 साल से फैलाया जा रहा था, वो प्रोपेगेंडा अब बेनकाब हो चुका है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। सारी दुनिया ये समझ गई है कि भाई ये फजूल में पाकिस्तान ने जो कोई मुद्दा ही नहीं था उसको मुद्दा बना कर रखा है। और इसी वजह से मुस्लिम उम्मा के दो सबसे बड़े देश, यूएई और सऊदी, दोनों वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं हजारों करोड़ रुपए की। और उसके अलावा गल्फ कंट्रीज में से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वहां पर आ चुकी हैं, जो वहां पर इन्वेस्ट करने वाली हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में रोजगार आएगा, जाहिर सी बात है, जब पैसा आएगा तो रोजगार आएगा, लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोग पढ़ने लिखने घूमने फिरने इस पर खर्च करेंगे, हालात सुधरेंगे, वहां का इंफ्रा बेहतर हो रहा है और ज्यादा बेहतर होगा जब ये सारी चीजें होंगी। तो और जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे नहीं लगता कि जो मुट्ठी भर बचे हैं चुनिंदा, उनका भी हो जाना, उनको भी समझ आ जानी है कि भाई गलती कर रहे हैं हम लोग, कि जिधर जा रहे हो तो वो ऐसे ही भिखारी हैं क्या करेंगे। और अब तो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें भारत के साथ जोड़ दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, और करगिल पता नहीं क्या ले जोड़ दो, लद्दाख जोड़ दो, कुछ ऐसा चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी। तो धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ गया है कि भाई पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा किया है। पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर उनको अपने साथ तो मिला लिया कि आज भी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी अलीट है, वो चाहे सेना में हो या चाहे फिर सरकार में हो, वो सब वही, वो पंजाबी मानसिकता वाली हैं। मतलब जो पंजाबी, हमारे साइड वाले नहीं, हमारे वाले पंजाबी बड़े दिलदार आदमी होते हैं भाई। वो तो अपना नुकसान करा देंगे सामने वाले का भला करने के लिए। लेकिन इसके उलट है बिल्कुल, उधर जो बॉर्डर पार जो पंजाब है वो बिल्कुल उलट है। वो तो अपना भला करने के लिए दूसरों की भी जान ले लेते हैं। तो आर्मी में पंजाबी, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, उनका कब्जा है, सियासत में भी पाकिस्तानी पंजाबी हैं, उनका कब्जा है, तो सब वही है। तो सारा खेल ही इसी का है। तो भाई जाहिर सी बात है, आप लोग सीखिए कुछ कि भाई अगर हमारी सरकारों ने पिछले 75 साल में हमारा कितना भला किया है, किस ओर लेकर गए हैं, आज हम उन्हीं सारी पॉलिसीज, उन्हीं सारे फैसले, उन्हीं सारी नीतियों की वजह, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी नीतियां सही हैं, लेकिन मैक्सिमम नीतियां सही हैं। फैसले सही गलत दोनों होते हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर फैसले सही हुए। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ नहीं है। और यहीं पर सारी बातें खत्म हो जाती हैं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।